वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स क्लास 10th में एक टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। और क्लास 11 में केमिकल इक्विलिब्रियम में इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई है। जो एसिड और बेस की थियरी है वो है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जो हाई स्कूल लेवल पे आपने सीखी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जनरली स्टूडेंट्स, जब आप एसिड और बेस की बात करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में आती है कि जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, वो सावर टेस्ट वाले होते हैं, और जो बेस होते हैं वो कसैले होते हैं, बीटर टेस्ट वाले होते हैं। तो एक बेसिक चीज़ आपको पता चल जाती है कि जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं स्वाद में, जैसे नींबू आप खाते हो, और सिट्रस वंशी जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं अगर आप उन्हें खाते हो तो आपको खट्टा लगता है। आंवला खाते हो आपको खट्टा लगता है, कच्चे आम खाते हो खट्टा लगता है। तो आप समझ जाते हो कि इसमें क्या है, ये अम्ल है जिसकी वजह से ऐसा है, या दही खट्टी हो गई है अम्ल के कारण खट्टी हो गई। तो एसिड की बात पहले करते हैं। एसिड एक तो मिनरल एसिड होते हैं और दूसरे होते हैं कार्बनिक एसिड। मिनरल एसिड जैसे आप देखिए, ये है नाइट्रिक एसिड HNO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो स्टूडेंट्स, मिनरल एसिड की जब बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 और फास्फोरिक एसिड H3PO4 जो सामान्यतया लैब में उपलब्ध रहते हैं। जब हम कार्बनिक एसिड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमन कार्बनिक एसिड जो घरों में भी उपलब्ध होता है वो होता है एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर के नाम से जानते हैं। यह एक दुर्बल अम्ल होता है। इसके अलावा सिट्रिक अम्ल जो खट्टे फलों में पाया जाता है, और विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वह भी एक एसिड होता है, कार्बनिक एसिड। इसके अलावा ढेर सारे एसिड है जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और एक पेपर होता है लिटमस पेपर। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार का ये पेपर होता है, इस पे लिखा हुआ है ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस जो होता है यह एक प्रकार का सूचक है, इंडिकेटर है, जो अपना कलर चेंज करके सूचना देता है कि दिया गया पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। जैसे ये नीला लिटमस है, अगर इस हम नीले लिटमस को किसी अम्ल में डालते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमने अम्ल ले रखा है, और जैसे ही हम अम्ल के अंदर इसको डालते हैं तो ये देखिए आप रेड हो गया। नीले लिटमस को इसने लाल कर दिया, तो ये क्या है, एक अम्ल है। अगर हम लाल लिटमस को लेकर के इसमें चेक करें तो देखिए लाल लिटमस का कुछ नहीं हुआ, लाल लिटमस जैसे था वैसे ही है। तो ये जो लिटमस पेपर होता है दो प्रकार के हैं, एक लाइकेन होती है जिससे ये प्राप्त किया जाता है, उसका एक डाई होता है जो पेपर पे इस तरह से स्टोर करके मिलता है। तो नीला लिटमस और लाल लिटमस। नीला लिटमस जो होता है वह अम्ल जो होगा इस नीले लिटमस को लाल कर देगा। क्षार जो होगा, क्षार पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम क्षार ले लें और इस क्षार में हम नीले लिटमस को डालें तो आप देखिए नीला लिटमस जैसे था नीला वैसे ही है। लेकिन अगर इसी नीले लिटमस को हम अम्ल में डाल दें तो आप देखेंगे कि अम्ल क्या कर रहा है, इस नीले लिटमस को अभी देखिए ये लाल कर दिया, क्योंकि क्षार लगा हुआ था। रिएक्शन के बाद यहाँ पे आप देखिए ये लाल हो गया। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है लेकिन लाल लिटमस को कुछ नहीं करता। क्षार क्या करता है, क्षार देखेंगे तो नीले को कुछ नहीं करेगा, लेकिन यह लाल लिटमस को आप देखिए, लाल लिटमस है, यह एक क्षार है, इसमें NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें अगर हम डालते, सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको डालने पे ये नीला हो जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि ये डाइल्यूट बेस है तो डाइल्यूट होने के कारण नीला उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। अगर ये कंसंट्रेट होगा तो बिल्कुल ही ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको लिटमस पेपर से पता चल गई कि अम्ल जो है
वो नीले लिटमस को लाल करता है, और जो क्षारक है, जो बेस है, वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल दो प्रकार के, कुछ मिनरल अम्ल है, मिनरल एसिड्स है, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड है। मिनरल एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, और नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। और जो कार्बनिक या ऑर्गेनिक एसिड है उसमें एसिटिक एसिड, विनेगर, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बहुत सारे एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। अब एसिड के बारे में इसके बाद एक तो जनरल सी चीज हो गई कि स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और क्या करते हैं, अगर अम्लों की अभिक्रिया धातुओं से कराई जाए तो क्या होगा। देखिए एक धातु है जिंक, अगर हम इस पर H2SO4 की अभिक्रिया कराएं तो यह बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी जो जलाने पे पॉप साउंड के साथ जलती है। तो मेटल क्या करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कोई दूसरी अम्ल के साथ भी आप लिख सकते हो, जैसे जिंक है और यहाँ पे आपने कर दिया 2HCl, तो ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। तो एक क्लियर बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर हम मेटल की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो बनेगा साल्ट और प्लस बनेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी अगर हम मेटल की एसिड से रिएक्शन कराएंगे। इसके बाद आप देखिए कि अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराएं मेटल की तो क्या होगा, जिंक ले लिया और हमने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं स्टूडेंट, NaOH को बोलते हैं कास्टिक सोडा और KOH को बोलते हैं कास्टिक पोटास। तो ध्यान रखेंगे NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहेंगे कास्टिक पोटास। इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो बनता है Na2ZnO2 और प्लस H2। हाइड्रोजन गैस यहां भी लिबरेट होती है, लेकिन एक साल्ट बनता है, कंपाउंड बनता है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। तो अम्ल और क्षारक दोनों ही जब मेटल से रिएक्ट करते हैं, धातु से अभिक्रिया करते हैं, तो ये बनाते हैं साल्ट, बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अगर मेटल कार्बोनेट्स के साथ अम्ल की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। मेटल कार्बोनेट, जैसे मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट ले लिया आपने Na2CO3 और आपने इस पे अम्ल की अभिक्रिया करा दी 2HCl, तो क्या बनाएगा ये 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2। तो यहां पर बेसिक चीज आपको सीखनी है कि जो मेटल के कार्बोनेट होंगे ये जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे साल्ट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर लिबरेट होगा। इसी प्रकार अगर मेटल का बाइकार्बोनेट ले लो, जैसे मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और इसकी आपने रिएक्शन करा दी तो ये बनाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। तो यहाँ पे देखिए साल्ट बना, CO2 बना और H2O। तो ये बेसिक चीजें आपको सीखनी है कि अगर कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 लिबरेट होती है, H2O बनता है और साल्ट बनता है। इसी प्रकार बाइकार्बोनेट भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और H2O बनाते हैं। इस अम्ल के स्थान पे आप कोई दूसरा अम्ल भी लेकर के अभिक्रिया को बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, सीखना है इसको कि अगर मेटल कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी दूसरे मेटल के साथ करा दो, Na2CO3 और प्लस H2SO4 के साथ करा दो आप, ये सल्फ्यूरिक एसिड है आपकी बात, तो क्या बनेगा देखिए Na2SO4 ये बन जाएगा प्लस CO2 प्लस
H2। तो देखिए अब की बार क्या बना, साल्ट में सोडियम सल्फेट बन गया CO2 और H2। रिएक्शन वैसे ही है, साल्ट बन रहा है, CO2 गैस लिबरेट हो रही है और H2O भी बन रही है। अब यहां पे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट आपने ले लिया और प्लस H2SO4 के साथ आपने रिएक्शन करा दिया, तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर NaHSO4 प्लस CO2 और प्लस H2, तो ये भी साल्ट है, CO2 और H2O, लेकिन ये है नॉर्मल साल्ट और ये है एसिडिक साल्ट, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन भी उपस्थित है। ठीक है, एसिडिक साल्ट बोलते हैं इसको, डिटेल में बाद में देखेंगे। तो अभी बेसिक चीजें आपको पता चल गई। अब अगर अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करा दी जाए तो क्या होगा, तो स्टूडेंट किसी अम्ल और किसी क्षारक या बेस की अभिक्रिया अगर हम कराएं तो साल्ट बनता है। जैसे मान लीजिए आपने लिया एसिड, हमने कहा भाई इस पे बेस की रिएक्शन करा दो, तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और बनेगा वाटर। कोई भी एसिड ले लो, कोई जरूरी नहीं कि HCl ही ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्थान पे आप H2SO4 भी ले सकते हो। मान लीजिए आपने ले लिया H2SO4 और यहां पर आपने बेस ले लिया NaOH और यहां पे कर दिया आपने 2NaOH। बैलेंस करने के लिए ये आपका बनेगा Na2SO4 और प्लस बनेगा, देखिए अब Na2SO4 यहां पे चला गया Na2SO4 और प्लस 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन थे, 2 हाइड्रोजन इधर से 2H2O। तो देखिए ये बना साल्ट और ये बना वाटर। अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखेंगे कि किसी अम्ल की अगर क्षारक से अभिक्रिया बेस से होती है तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने HCl ले लिया और NaOH से रिएक्शन करा दिया तो बन जाएगा NaCl, कॉमन साल्ट जिसे हम टेबल साल्ट कहते हैं, खाने में यूज करते हैं, और बनेगा H2O। इसी प्रकार अगर HCl की KOH से रिएक्शन करा दीजिए तो बन जाएगा KCl प्लस H2। तो ये कुछ रिएक्शंस है जिनको एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करा के साल्ट हम बना सकते हैं। अब अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड की रिएक्शन कराने पर भी साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। कोई मेटल का ऑक्साइड ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए और इसकी रिएक्शन करा दीजिए 2HCl, तो देखिए ये क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2, ये बन गया साल्ट और ये बन गया वाटर। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल का ऑक्साइड भी एसिड से रिएक्ट करने पे साल्ट देता है और प्लस वाटर देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो बेसिक चीज है 10th लेवल की जो आपने सीखी। और एक पीएच पेपर होता है स्टूडेंट, वो बताता है कि कौन सा एसिड कितना उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। अगर पीएच वैल्यू कम होगी तो स्ट्रांग एसिड होगा, जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ेगी उसकी पावर जो होती है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो घटती जाती है, तो उससे भी हम एसिड की पावर का पता कर लेते हैं। जनरली फिनोप्थलीन, मेथिल ऑरेंज जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर है, सूचक है, जैसे हमने लिटमस पेपर का यूज किया सूचक के रूप में, हमारे घरों में जो हल्दी होती है वह भी एक नेचुरल सूचक होती है। अगर कभी दाल और कढ़ी आपके कपड़ों पे गिर जाए और जब आप उसे धुलते हो साबुन डिटर्जेंट के साथ, तो देखिए आप येलो से रेड हो जाता है, तो वो भी सूचना देता है मीडियम के चेंज होने का। ठीक है स्टूडेंट, अगर खेतों में मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो जाए तो उसमें फसल का उत्पादन नहीं होता है, तो उसमें कुछ क्षार मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं। इसी प्रकार जब हम खाना खाते हैं तो हमारी स्टमक में मीडियम पहले एसिडिक होता है, क्योंकि वहां पर HCl का स्राव होता है। वहां पर प्रोटीन पाचक एक एंजाइम काम करता है पेप्सिन, जो उसको तोड़ता है। लेकिन जैसे ही बाइल जूस मिलता है, छोटी आंत में भोजन पहुंचता है, वहां पर बाइल साल्ट के मिलने से मीडियम बेसिक हो जाता है, और वहां पे दूसरा एंजाइम काम करता है बेसिक मीडियम में, उसका नाम है ट्रिप्सिन। तो मीडियम अलग अलग पीएच उस पर डिपेंड करता है। अब क्लास 11th में स्टूडेंट क्या है, एसिड बेस के बारे में 3 कॉन्सेप्ट है। मैं उन 3 कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये कहता है
कि जो एक्वस मीडियम में H+ प्रोड्यूस करते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो अम्ल होते हैं। जैसे HCl को अगर आप जल में डालोगे एक्वस मीडियम में, वाटर ले लोगे तो ये H+ प्रोड्यूस करेगा। अगर आप H2SO4 ले लोगे तो ये भी क्या करेगा, 2H+ और प्लस SO4 पे 2-। तो नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, ये भी टूटेगा तो H+ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो अम्ल वो स्पीशीज होती है जो जलीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती है, और जो जलीय माध्यम में OH- हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करती है वो क्या होते हैं, वो क्षारक होते हैं। जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्षारक हैं जो जलीय माध्यम में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। दूसरा है ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो प्रोटॉन देते हैं, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, वो अम्ल होते हैं, और जो उस प्रोटॉन को लेते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, वो बेस होते हैं। तो जो प्रोटॉन डोनर है वो तो है अम्ल, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो है बेस। तो स्टूडेंट ये तो था ब्रांस्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट। और तीसरा कॉन्सेप्ट है लेविस कॉन्सेप्ट। कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो अम्ल की तरह व्यवहार करती हैं, क्षारक की तरह व्यवहार करती हैं, लेकिन उसमें ना तो H+ होता है ना तो OH- होता है। फिर वो अम्ल और क्षारक कैसे हैं, इसको डिफाइन करने के लिए लेविस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जिनका अष्टक कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, वो होते हैं क्षारक। ठीक है, तो अब देखिए जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एमीन होते हैं, इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब एमीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो सकता है। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले हैं स्पीशीज जो दे सकते हैं किसी दूसरे को, ये क्षारक होते हैं, बेस होते हैं। और कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जैसे BF3, AlCl3 जिनमें इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ये होते हैं लेविस एसिड। तो स्टूडेंट्स ये है लेविस एसिड और ये है लेविस बेस। अब एक शब्द और आपको ध्यान रखना है, कहीं पर एल्कली शब्द आता है, क्षारक और क्षार। तो देखिए क्षारक, क्षारक का मतलब होता है स्टूडेंट बेस, और क्षार का मतलब होता है एल्कली। अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इनिशियली सभी होते हैं बेस, ठीक है, लेकिन इन बेस में से जो वाटर में घुलने वाले होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनके लिए वाटर जो सॉल्युबल होंगे उनको बोलेंगे एल्कली। मतलब सभी बेस ही हैं, लेकिन उन बेस में से जो वाटर सॉल्युबल है वो एल्कली है, वो क्षार है। इसका मतलब क्या है कि सभी एल्कली जो है, सभी जो क्षार हैं वो क्षारक ही है, वो बेस ही है, लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं है, अर्थात सभी क्षारक क्षार नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो 3 कॉन्सेप्ट हमने बताए आपको अम्ल और क्षारक के बारे में, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू, गुड डे।